के अंदर और फेडरल के सिलेबस के अंदर इनको अलग अलग चैप्टर का नाम दिया गया है। मतलब गैस स्टेट अलग चैप्टर है और जो लिक्विड स्टेट है वो अलग चैप्टर है, सॉलिड स्टेट अलग चैप्टर है। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब देखो लिक्विड की डेफिनेशन आपको पता ही है कि लिक्विड स्टेट इज द स्टेट ऑफ मैटर व्हिच हैज नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। आपको पता है लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप तो होता नहीं है, जिस बर्तन के अंदर डाल देंगे उसको उसकी शक्ल तैयार करता है वो, मगर पूरे बर्तन को भरेगा नहीं, वो गैस की तरह नहीं है वो। क्योंकि जब गैस को आप फिल करते हैं बेटा पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई करती है गैस, मगर लिक्विड को जहां तक आप फिल करेंगे उस जगह को ऑक्यूपाई करेगा, बाकी एरिया खाली होगा। सपोज करते हैं ये कंटेनर है बेटा, ये इसके अंदर आपने लिक्विड को फिल किया है, यहां तक लिक्विड फिल है, ये लिक्विड है यहां तक, तो इसका एरिया को फिल करेगा ये इस एरिया को फिल करेगा, पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई नहीं करेगा बेटा, पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई नहीं करता, क्योंकि इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम है, पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, जहां तक आप फिल करेंगे वहां तक, मतलब जितनी क्वांटिटी आप फिल करेंगे। गैस की तरह नहीं है, क्योंकि गैस तो पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर देती है, गैस के मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड होते हैं इसलिए। ठीक है, अब आते हैं लिक्विड की काइनेटिक थ्योरी। बेटा जैसे आपने गैस की काइनेटिक थ्योरी पढ़ी थी, ऐसे लिक्विड की काइनेटिक थ्योरी भी है। ठीक है, कहते काइनेटिक थ्योरी लिक्विड की कहती है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, क्लोज, करीब होते हैं, क्लस्टर की सूरत में होते हैं, ग्रुप की सूरत में होते हैं, गुच्छे की सूरत में होते हैं, एक दूसरे के साथ टच में होते हैं। देखो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, एक दूसरे के साथ टच में नहीं है, ये जब टकराते तब जब कोलाइड, मतलब एक जगह से दूसरे का मूव करते हैं कोलाइड होते हैं, बाकी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ टच में होते हैं, क्लोज होते हैं, क्लस्टर की सूरत में होते हैं। ठीक है, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, लिक्विड के फ्रीली मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स, और फ्री मूवमेंट की वजह से इनका कोई शेप नहीं बनता है। ठीक है, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी भी है, जैसे गैस की काइनेटिक एनर्जी है ऐसे लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी है, मगर लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो गैस से कम होगी। बेटा काइनेटिक एनर्जी फ्री मोशन कैसे है, देखो काइनेटिक जो एनर्जी है वो रिलेटेड है फ्री मोशन से, कि अगर मॉलिक्यूल्स में फ्री मोशन ज्यादा है तो उसका मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। ट्रांसलेशन मोशन जो होती है जिस तरह गैस के अंदर, इससे लिक्विड के अंदर भी ट्रांसलेशन मोशन होती है। तो लिक्विड की और गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से है, पढ़ाया था आपको मैंने गैस स्टेट के अंदर। सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो वाइब्रेशनल मोशन की वजह से है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा था गैस स्टेट के अंदर। तो बेटा ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो गैस से कम होती है, क्योंकि लिक्विड की जो फ्री मोशन है वो कम है। ठीक है, जो लिक्विड के अंदर फ्री मोशन बेटा कम होती है, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब है एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस, वो बहुत ही माइन्यूट होता है, निग्लिजिबल होता है, न होने के बराबर है। लिक्विड को आप इजीली कंप्रेस भी नहीं कर सकते, तो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी भी निग्लिजिबल होती है, न होने के बराबर है, लो कंप्रेसिबिलिटी है लिक्विड की। बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर, उसके बाद लिक्विड कंप्रेस होगा, वो भी माइन्यूट। मगर गैस की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है। अगर सपोज कहते हैं गैस का बेटा देखो गैस है, उसका 1 एटमॉस्फेयर उसका वॉल्यूम है 100 cm3, 2 एटमॉस्फेयर पे 50% कम हो जाएगा। आपने पढ़ा था अभी गैस में कि जब हम प्रेशर को डबल करते हैं तो वॉल्यूम हाफ हो जाता है। अब देखो 1 एटमॉस्फेयर पर गैस का वॉल्यूम है 100 cm3, तो 2 एटमॉस्फेयर 50% कम हो जाएगा। मगर गैस लिक्विड का ऐसा नहीं है, लिक्विड का कम पता है कितना होगा, 0.0045% कम होगा, बहुत ही कम, क्योंकि लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी न होने के बराबर है। ठीक है, तो ये बेटा लिक्विड की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी लिक्विड की। अब इसके अंदर कुछ अगर पॉइंट रह गई होगी तो मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर। हालांकि ये काइनेटिक थ्योरी सिलेबस के अंदर नहीं है, सिलेबस के अंदर भी प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड है। जो सिलेबस है उसके अंदर देखोगे टॉपिक, उसमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है, वेपर प्रेशर हमने पढ़ना है,
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़नी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़नी है। हालांकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास जो है वो केमिकल बॉन्डिंग के साथ है, चौथे चैप्टर के अंदर है, ठीक है, मगर उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो अभी इसके अंदर सिलेबस के अंदर शामिल कर दिए। तो पहली पॉइंट देखो, आपके पास बुक होगा, बुक से मैं बता देता हूं आपको इनकी बेटा काइनेटिक थ्योरी, ताकि आपको लिक्विड को समझने में आसानी होगी। अगर हम काइनेटिक थ्योरी पढ़ लेंगे तो उसको लिक्विड को समझने में आसानी हो जाएगी। पहली बात कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बने हुए बेटा, लिक्विड जो है वो मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं और जो एक दूसरे के साथ टच में होते हैं, मतलब क्लोज होते हैं, क्लस्टर की सूरत में होते हैं, ग्रुप की सूरत में होते हैं, गुच्छे की सूरत में होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट कहते हैं मॉलिक्यूल्स विद इन द लिक्विड आर इन कांस्टेंट मोशन। कहता है लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कांस्टेंट मोशन होती है। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो कांस्टेंट मोशन से मूव करते हैं, मगर उनकी मोशन क्या होगी, गैस से कम होगी। बेटा लिक्विड की जो मोशन है वो गैस से कम होती है। दूसरी बात, जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में मोशन है तो आपस में कोलाइड भी जल्दी होते हैं, वो क्लोज हैं, कोलियन ज्यादा होती है, और कोलियन क्या करते थे, मोशन को स्लो कर देती है। बेटा देखो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कांस्टेंटली मूव करते रहते हैं, कांस्टेंट मोशन है इनमें, मगर आपस में क्लोज भी तो है ना। और क्लोज होने से क्या होता है, उनमें कोलियन हो जाती है। कोलियन क्या कर देती है, उनके मोशन को स्लो कर देती है, ठीक है। क्लोज पैकिंग वजह से, क्लोज है, करीब है, जिसकी वजह से इनकी जो मोशन है वो क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर सो ग्रेटर। जाहिर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में क्या होती है, ज्यादा होती है बेटा गैस के मुकाबले में। देखो गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, बहुत ही वीक होती है, वन डार वाल्स फोर्स न होने के बराबर है। गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, ठीक है, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। या तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वो भी अट्रैक्शन है, या डायपोल डायपोल फोर्सेस होगी, वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। इस तरह बहुत सारी और फोर्सेस हैं लिक्विड के दरमियान। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी होती है हाइड्रोकार्बन के दरमियान। बेटा हाइड्रोकार्बन के जो मतलब लिक्विड्स है ना, ब्यूटेन सॉरी पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, उनमें नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर के दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान। बेटा एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब है विद इन मॉलिक्यूल, मगर यहां बात हो रही है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब है एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। के लिक्विड के जो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिग्निफिकेंट होती है, जो उनको क्लोज कर देती है, जो उनको करीब कर देती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करती है, लिक्विड को क्लोज कर देती है। और दूसरी बात यह कि लिक्विड की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं। बेटा लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज है ना वो डिपेंड किस पे करती हैं, लिक्विड के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देखो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोज होते हैं, इनके दरमियान क्या होती है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो ये मॉलिक्यूल है, इसको इधर भी अट्रैक्शन है, इधर भी अट्रैक्शन है, इधर भी अट्रैक्शन है, ऊपर भी अट्रैक्शन, इधर भी अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन, ठीक है। और लिक्विड की प्रॉपर्टी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी सारी अट्रैक्शन पे डिपेंड करती हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अट्रैक्शन की। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का ज्यादा होगा, क्योंकि आपने आगे तो पढ़ना है, यही प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती हैं बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती हैं। जिस लिक्विड में जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा है। इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मेजर है किसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। वहां से तो पता चलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है वीक है। अच्छा, वेपर प्रेशर और सरफेस टेंशन, ये भी डायरेक्टली अट्रैक्शन के हैं, ठीक है बेटा, अट्रैक्शन के डायरेक्टली है। विस्कोसिटी,
ये भी अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा लिक्विड में अट्रैक्शन होगी उतनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, जिस तरह जो ग्लिसरीन है वो ज्यादा विस्कस है बाकी लिक्विड से, ठीक है, तो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज्यादा है। या जिस लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी उसके अंदर विस्कोसिटी ज्यादा होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या है, इंटरमोलर अट्रैक्शन के एक टाइप है, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड की विस्कोसिटी और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो विस्कोसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अट्रैक्शन के। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये भी डायरेक्टली किसके है, अट्रैक्शन की। बेटा जितनी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी तो उसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी ज्यादा होगी। हीट मतलब उसको वेपर्स में तब्दील करने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, उसको इवापोरेट करने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी अट्रैक्शन भी डिपेंड करती है। अच्छा, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्योंकि जितना अट्रैक्शन स्ट्रांगर होगा तो बेटा वेपर प्रेशर लो हो जाएगा, क्योंकि जल्दी लिक्विड एवापोरेट ही नहीं होगा। जितनी अट्रैक्शन स्ट्रांगर होगी उतना वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, लो हो जाएगा। तो ये जितनी प्रॉपर्टीज अब पढ़नी है हमने, ये सब की सब अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है बेटा। ये लिक्विड की प्रॉपर्टीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है लिक्विड के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो उनको होल्ड करके रखती है, मगर लिक्विड की फिक्स पोजीशन नहीं होगी जैसे सॉलिड की फिक्स पोजीशन होती है, क्योंकि सॉलिड में जो फोर्स अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। मॉलिक्यूल फिक्स पोजीशन पे अरेंज होते हैं, मगर लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है फिक्स पोजीशन पे अरेंज नहीं होते हैं, वो रेंडम होते हैं, गैस की तरह रेंडम होते हैं। जो इस तरह गैस रेंडम है उस तरह रेंडम होते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं। ठीक है, उनमें फ्री मूवमेंट होती है मगर क्लोज होते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पढ़कर आए आप लोग। एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर को कम करेंगे तो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब लिक्विड की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है बेटा, लिक्विड की एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, टेम्परेचर का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होगी लिक्विड की और जो उसी टाइम वेपर्स में लिक्विड तब्दील हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर होगी, क्योंकि लिक्विड उसी टेम्परेचर पे एवापोरेट भी तो होगा, क्योंकि एवापोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है बेटा। लिक्विड के अंदर जो एवापोरेशन है हर टेम्परेचर पे होती है। लो टेम्परेचर पे एवापोरेशन कम होती है, हाई टेम्परेचर पे एवापोरेशन ज्यादा होती है, मगर एवापोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की होगी और उसी टाइम जो वेपर्स होंगे उनकी बराबर होगी। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड। बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की प्रॉपर्टीज, जो लिक्विड है उनकी प्रॉपर्टीज। जैसे आप लोगों ने गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, गैस के अंदर डिफ्यूजन होती है, गैस प्रेशर लगाती है, ठीक है, गैस के में कंप्रेसिबिलिटी होती है, गैस के अंदर एक्सपांसिबिलिटी भी होती है। तो बेटा ये लिक्विड की गैस की प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, ऐसे लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज हैं, वो सेम प्रॉपर्टीज लिक्विड के अंदर भी है। मतलब सेम जो डिफ्यूजन है वो लिक्विड के अंदर भी होती है, सेम कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड के अंदर भी होती है। ठीक है, और लिक्विड भी एक्सपैंड हो जाता है, मोशन भी होती है, मतलब शेप बिटवीन स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, वो सारी प्रॉपर्टीज हैं। इनके बारे में आपको वैसे तो नॉलेज है, आपको पता है कि लिक्विड में डिफ्यूजन होती है, लिक्विड है उसके अंदर डिफ्यूजन होती है बेटा। जो इंक का कतरा, जो इंक है या कोई कलर्ड सॉल्यूशन है, जब उसको पानी के अंदर हम गिरा देते हैं, इंक के कतरे को पानी में गिरा देते हैं तो क्या होता है, वो इंक जो होती है पानी के अंदर स्प्रेड हो जाती है। मगर इंक की जो स्प्रेडिंग है, इंक की जो डिफ्यूजन है वो बेटा स्लो होती है। किसके मुकाबले में, गैस के मुकाबले में। देखो गैस के मुकाबले में लिक्विड में जो डिफ्यूजन है स्लो है। रीजन क्या उसका, रीजन ये कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्लोज हैं, करीब होते हैं,
उनमें कोलियन होती है, कोलाइड होते हैं, टकराते हैं, कोलियन डिफियन को स्लो कर देती है। बेटा कोलियन जो होती है वो लिक्विड के डिफियन को क्या कर देती है, क्लोजनेस की वजह से कोलियन होती है, कोलियन क्या कर देती है, डिफियन को स्लो कर देती है। अगर कंप्रेस मतलब कंपेरिजन की जाए, मतलब आपको कहा जाए भाई जो है डिफियन की मतलब कंपेरिजन कर दें गैस, लिक्विड और सॉलिड में, तो सबसे ज्यादा डिफियन गैस में होगी, सबसे ज्यादा, देन लिक्विड, देन सॉलिड होगा। ठीक है, तो बेटा ये टॉपिक वैसे भी आप लोगों को कंसेप्ट है इनके बारे में, मतलब डिफियन के बारे में। ठीक है, तो डिफियन है क्या, मिक्सिंग of one liquid within the liquid। बेटा एक लिक्विड की दूसरे लिक्विड के साथ मिक्सिंग। ठीक है बेटा, एक लिक्विड की दूसरे लिक्विड के साथ मिक्सिंग, जिस तरह इंक है, इंक और पानी, या कोई कलर्ड सॉल्यूशन है प्लस पानी। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिफियन होगी इसके अंदर। जो इंक होगी स्प्रेड हो जाएगी, इंक क्या हो जाएगी बेटा, स्प्रेड हो जाती है पानी के अंदर। ठीक है, मगर लिक्विड के अंदर जो डिफियन है स्लो होती है। ठीक है, डिफियन एज कंपेयर टू गैस। ठीक है, जो लिक्विड के अंदर डिफियन है बेटा, गैस के मुकाबले में क्या होती है, स्लो होती है। ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड लार्ज नंबर ऑफ कोलियंस। ठीक है बेटा, मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं और कोलियन ज्यादा होती है, और ज्यादा कोलियन क्या करते हैं, लिक्विड के अंदर डिफियन को स्लो कर देती है। तो समझो पहले तो ये के ट्रम को बेटा समझो, डिफियन है क्या, डिफियन का मतलब होता है मिक्सिंग। डिफियन का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग होती है, वन लिक्विड विद इन द लिक्विड, एक लिक्विड की दूसरे लिक्विड के साथ मिक्सिंग को हम क्या कहते हैं, डिफियन कहते हैं। जब इंक का कतरा पानी में डालेंगे तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो इंक जो है पूरे पानी के अंदर स्प्रेड हो जाएगी, तो ये क्या है, मिक्सिंग हुई है इंक की और पानी की। तो ये इसमें से पढ़ा लेता हूं आपको मैं। कहता है डिफियन इन लिक्विड टेक प्लेस बिकॉज मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जाहिर डिफियन मूवमेंट से रिलेटेड है बेटा, वैसे भी देखो गैस के अंदर जो डिफियन है वो भी मूवमेंट से रिलेटेड है, लिक्विड में जो डिफियन होगी वो भी मूवमेंट से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो लिक्विड के अंदर मूवमेंट होती है, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, मूवमेंट की वजह से इनके अंदर डिफियन होती है, मगर वो डिफियन स्लो होती है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन होती है मूवमेंट के अंदर, रिड्यूस द डिफियन रेट ऑफ द डिफियन। जाहिर है मॉलिक्यूल्स के मोशन में रुकावट है, और रुकावट किसकी वजह से, कोलिन की वजह से, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं, जो डिफियन को क्या कर देते हैं, रोक लेते हैं या रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, डिफियन को डिक्रीज कर देते हैं। ए ड्रॉप ऑफ इंक, जो इंक का कतरा होता है वो पानी के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस होता है, माइन्यूट स्पेस होता है, और जो इंक के मॉलिक्यूल्स है उस स्पेस को जाकर ऑक्यूपाई करते हैं। जिस तरह गैस के मॉलिक्यूल्स में तो वाइडली सेपरेटेड है, दूर दूर होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होते हैं, मगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इतना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता। ठीक है, बहुत माइन्यूट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस स्पेस को जाकर ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, मगर डिफरेंस लो होगी। अब आते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है बेटा, सेकंड जो बात है वो है लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड को कंप्रेस करना। तो कंप्रेसिबिलिटी जो लिक्विड की है बेटा निग्लिजिबल होती है, माइन्यूट होती है, बहुत न होने के बराबर है, क्योंकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑलरेडी क्लोज हैं, ऑलरेडी करीब होते हैं, और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है लिक्विड के दरमियान वो क्या होता है, माइन्यूट होता है, न होने के बराबर होता है, निग्लिजिबल स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। इसलिए ज्यादा प्रेशर लगाएंगे आप लोग
ज्यादा प्रेशर के बाद उनकी कंप्रेसिबिलिटी होगी वो भी बहुत कम होगी। और यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन भी दी गई है कि भाई अगर सपोज करते हैं गैस को हम कंप्रेस करें, ठीक है, जो आपको मैं अभी बता रहा था कि अगर सपोज करते हैं गैस को आप कंप्रेस करते हैं 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर तक, मतलब प्रेशर पहले 1 एटमॉस्फेयर था, फिर उसके बाद आपने प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर कर दिया, तो प्रेशर को आपने डबल कर दिया, तो वॉल्यूम 50% कम हो जाएगा गैस का। जो गैस के मालिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम 50% कम हो जाता है। रीजन क्या है कि गैस के मालिक्यूल दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। मगर लिक्विड में इससे हाफ नहीं होगा, 50% कम नहीं होगा, 1% भी कम नहीं होगा, 0.1% भी कम नहीं होगा, 0.0% भी नहीं होगा, 0.0045% कम होता है, 0.0045%। जब प्रेशर को हम डबल करते हैं तो वॉल्यूम इतना कम होता है लिक्विड का, ठीक है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, और यही प्रॉपर्टी है लिक्विड की। सिंध के सिलेबस में लिखा हुआ है कि लिक्विड की लो कंप्रेसिबिलिटी की वजह से इनको हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में यूज करते हैं लिक्विड को। देखो इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, मगर सिंध के सिलेबस में है कि लिक्विड को लो कंप्रेसिबिलिटी की वजह से हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो होता है ना, उसमें लिक्विड को इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि जैसे ब्रेक लगता है तो एक प्रेशर अप्लाई होता है, एक फोर्स लगती है, लिक्विड पे लगती है, लिक्विड खुद कंप्रेस नहीं होता, लिक्विड की लो कंप्रेसिबिलिटी है, इसलिए जितना भी आप प्रेशर अप्लाई करेंगे उस प्रेशर को वो क्या कर देता है, आगे ट्रांसमिट कर देता है, आगे की तरफ सेंड कर देता है, जिससे मैकेनिकल वर्क होता है, गाड़ी की मोशन रुक जाती है। इसलिए देखो गाड़ी के जो ब्रेक है उसके अंदर ऑयल पड़ता है, जिसको कहते हैं ब्रेक ऑयल। तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में लिक्विड को यूज किया जाता है, इसलिए कि लो कंप्रेसिबिलिटी की वजह से, कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी लो है, लो कंप्रेसिबिलिटी की वजह से इसको हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब देखो ये चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही आपके कंसेप्ट के हवाले से रिलेटेड है कि भाई गैस की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि गैस के मालिक्यूल्स जो गैस के मालिक्यूल्स हैं वाइडली सेपरेटेड है, दूर दूर होते हैं, और उनमें स्पेस बहुत ज्यादा होता है। और जब हम लिक्विड को कंप्रेस करने आते हैं, लिक्विड को कंप्रेस करते हैं, तो लिक्विड के मालिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लेस होता है, ना होने के बराबर है, माइन्यूट है, निग्लिजिबल है। इसलिए हमें ज्यादा प्रेशर लगाते हैं लिक्विड पर, और ज्यादा प्रेशर लगाने के बाद भी हमें इतना रिजल्ट नहीं मिलता, उतनी कंप्रेसिबिलिटी उनकी नहीं होगी जितनी गैस की होगी, ठीक है। तो बेटा ये प्रॉपर्टीज लिखवाने की अगर बोले तो मैं लिख दूं, नहीं तो ये बिल्कुल सिंपल बुक में लिखी हुई है, यहां से आप पढ़ लो, आपको मैंने बता दिया बातें समझने की, अगर उनको समझ जाते तो कोई मसला नहीं है। तो कंप्रेसिबिलिटी, और जाहिर है कंप्रेसिबिलिटी में असर किसका पड़ेगा बेटा, प्रेशर का पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है बेटा कंप्रेसिबिलिटी है, तो आपको मैंने समझा दिया, बता दिया कि लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी लो होती है, न होने के बराबर है। तो यहां से मैं पढ़ा देता हूं कि लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते सिग्निफिकेंटली बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करके लिक्विड को आप सिग्निफिकेंटली मतलब ज्यादा हद तक आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं इसको, अगर मतलब कंप्रेसिबिलिटी होगी ना होने के बराबर होगी, निग्लिजिबल होगी, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर क्लोज इन कॉन्टेक्ट, मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं, करीब होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है लिक्विड में ना होने के बराबर है। इंक्रीज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम 1 to 2 एटमॉस्फेयर, जो अभी मैं आपको बता रहा था 1 से 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम रिड्यूस कितना होगा 0.0045%, 0.0045%, जबकि गैस का क्या होगा 50%, गैस का वॉल्यूम 50% होता है ना, अभी पढ़कर आए थे हम, बॉयल्स लॉ के अंदर पढ़ाया था कि जब प्रेशर को हम डबल करते हैं तो वॉल्यूम हाफ हो जाता है, मतलब 50% कम हो गया वॉल्यूम, ठीक है। अब आते हैं एक्सपेंशन, कि लिक्विड को जब हम हीट देते हैं बेटा, लिक्विड को जब हम हीट देते हैं तो लिक्विड एक्सपांड हो जाता है हीट देने से, क्यों, क्योंकि जब हम लिक्विड को हीट देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, लिक्विड को जब हम हीट देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, लिक्विड के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ठीक है, और लिक्विड क्या होगा, एक्सपांड हो जाएगा। जैसे थर्मामीटर में जो मरकरी इस्तेमाल होता है बेटा, जब गर्मी ज्यादा होती है तो जो गर्मी की वजह से वो मरकरी क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, और जब हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं, टेम्परेचर कम से क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है, मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से लिक्विड में कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो इसका मतलब है लिक्विड जो होता है वो हीट देने से एक्सपांड हो जाता है,
और कूल करने से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे मरकरी या अल्कोहल, जिनको थर्मामीटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है बेटा, मरकरी और अल्कोहल को थर्मामीटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो वो हीट देने से क्या हो जाते हैं, एक्सपांड हो जाते हैं, और कूल करने से वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। मगर अगर हम एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन को देखें तो गैस में ज्यादा होती है। गैस को जब हम हीट देते हैं और टेम्परेचर को डबल करते हैं तो वॉल्यूम उनका डबल हो जाता है। पढ़ाया था हमने चार्ल्स लॉ के अंदर, जब टेम्परेचर केल्विन में डबल करते हैं तो वॉल्यूम डबल हो जाता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, इंटरमॉलिक्यूल स्पेस ज्यादा है। जब उनको हीट देते हैं तो और मॉलिक्यूल का स्पेस बढ़ जाता है। मगर लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोज होते हैं बेटा, करीब होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सपेंशन तो होगी उनमें, और टेम्परेचर कम करने से कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन लिक्विड गैसेस के अंदर होती है, उतनी लिक्विड के अंदर नहीं होगी, और सॉलिड के अंदर और भी कम होगी बेटा। सॉलिड के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन है वो कम होती है हीट से। क्लोजली पैक है, फिक्स पोजीशन पे अरेंज है, ठीक है। तो यही इसके अंदर कहता है लिक्विड एक्सपांड ऑन हीटिंग, लिक्विड हीट देने से एक्सपांड हो जाता है। बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीज, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स अट्रैक्शन वीक हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फोर्स अट्रैक्शन वीक हो जाता है। और जब फोर्स अट्रैक्शन वीक हो जाता है लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज हैं दूसरी बेटा, उन पे भी असर पड़ जाता है, विस्कोसिटी कम हो जाती है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन कम हो जाती है, तो बेटा लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज है ना, जो हमने पढ़ी थी अभी, सरफेस टेंशन वो कम हो जाती है। हाई टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन कम होगी, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, जो विस्कोसिटी है वो भी कम हो जाती है। तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टीज हैं, आगे हमने वो भी पढ़नी है, ठीक है। मगर ये डिपेंड करती हैं, ये प्रॉपर्टीज भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, विस्कोसिटी भी डिपेंड करती है, सरफेस टेंशन भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीज, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी यूजफुल, ये प्रॉपर्टी यूजफुल है किसके लिए, फॉर मेकिंग थर्मामीटर, थर्मामीटर बनाने के लिए बेटा। ये प्रॉपर्टी लिक्विड की यूजफुल है थर्मामीटर बनाने के लिए, क्योंकि थर्मामीटर के अंदर जो एक स्मॉल कैपिलरी ट्यूब होता है उसके अंदर मरकरी को इस्तेमाल किया जाता है बेटा, उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं मरकरी, जो हीट देने से क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, और कूल करने से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है मॉलिक्यूल्स की मोशन बेटा। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन उतनी तो नहीं है जितनी गैस की है, क्योंकि गैस में फ्री मूवमेंट ज्यादा है, गैस के अंदर जो फ्री मूवमेंट होती है वो ज्यादा होती है, मगर लिक्विड के अंदर इतनी फ्री मूवमेंट नहीं होती। मगर लिक्विड मॉलिक्यूल फ्री भी मूव करते हैं, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, और वो अट्रैक्शन क्या कर देती है, फ्री मूवमेंट को कम कर देती है। जितनी अट्रैक्शन वीक होगी उतनी फ्री मूवमेंट ज्यादा होगी बेटा, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी उतनी फ्री मूवमेंट क्या होगी, लिक्विड की ज्यादा होगी, ठीक है। और देखो वही फ्री मूवमेंट होती है लिक्विड की, जो विस्कोसिटी है वो लिक्विड की क्या है बेटा, लिक्विड के फ्लो में, लिक्विड का जो लिक्विड फ्लो करता है तो लिक्विड के फ्लो में भी रुकावट होती है। जो वो लिक्विड फ्लो करता है और लिक्विड के फ्लो में एक किस्म की रुकावट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। और वो रुकावट का जिम्मेवार कौन है, अट्रैक्शन है। जितनी अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी उतनी ज्यादा रुकावट होगी, उतना लिक्विड स्लोली मूव करेगा, आस्ता आस्ता मूव करेगा। जैसे हनी है या मोबिलाइल है, ये स्लोली मूव करते हैं क्योंकि इनमें अट्रैक्शन स्ट्रांगर होती है, जबकि गैसोलीन क्विकली मूव करता है क्योंकि इसके अंदर अट्रैक्शन क्या होती है, वीक होती है। तो बेटा मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो भी अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। कहते हैं मॉलिक्यूल्स मूव, ठीक है, मॉलिक्यूल्स मूव करता है मगर उसकी स्पीड कम होती है, क्यों, अट्रैक्शन की वजह से, और काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है, एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी इनकी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर से, और टेम्परेचर बढ़ाने से मोशन भी बढ़ जाएगी। उसके बाद है स्पेस, ये सारी चीजें बेटा इनका तज़किरा हो चुका है। स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, आपको पता है कि स्पेस सबसे ज्यादा किस में होता है, गैस में। लिक्विड में स्पेस क्या होता है, कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है न होने के बराबर होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्लस्टर की सूरत में होते हैं, ग्रुप की सूरत में होते हैं,
इसलिए उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, बिल्कुल माइन्यूट होता है। कहता है मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग ए लिक्विड क्लोज टुगेदर, ये क्लोज होते हैं, देयर इज ए वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम, और उनके दरमियान जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ कोलियन इंक्रीज, जाहिर नंबर ऑफ कोलियन बढ़ जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे तो कोलियन होगी। बेटा लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, करीब होते हैं, जिनकी वजह से उनमें ज्यादा कोलियन होती है, ज्यादा कोलाइड होते हैं, ज्यादा टकराते हैं, ठीक है। और उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी मॉडरेट होगी। सबसे ज्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किसकी है, गैस की है। बेटा जिस चीज में ज्यादा मोशन होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस में है, उसके बाद लिक्विड में, ठीक है। और सॉलिड में जो काइनेटिक एनर्जी है वो ड्यू टू वाइब्रेशन होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अभी जो टॉपिक पढ़ना है हमने, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने पढ़ना है बेटा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब है एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब है एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वन एंड अनदर मॉलिक्यूल, ठीक है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के दरमियान। बेटा एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखो एक्चुअली बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे बेटा, एक प्राइमरी बॉन्डिंग होती है जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ये प्राइमरी बॉन्ड है। एक होते हैं सेकेंडरी बॉन्ड। सेकेंडरी बॉन्ड जो होते हैं वो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कह सकते हैं। तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सेकेंडरी किस्म का बॉन्ड है, प्राइमरी बॉन्ड नहीं है। प्राइमरी बॉन्ड तो आयनिक और कोवेलेंट है, और वैसे प्राइमरी बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। बेटा जो प्राइमरी बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर, उसकी बॉन्ड एनर्जी भी बहुत हाई होती है। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकालें तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड जो है सबसे वीक में वीक 150 किलो जूल है, और स्ट्रॉन्गर जो है 500 तक, मतलब 150 से लेकर 500 तक उसकी बॉन्ड एनर्जी है। मगर ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इनमें सबसे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे जो स्ट्रॉन्गर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 20 से लेकर 40 किलो जूल तक है। हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी है बेटा 20 किलो जूल से लेकर 40 किलो जूल तक है, 20 किलो जूल से लेकर 40 किलो जूल तक है। और बाकी जो वन वाल्स फोर्सेस हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी तकरीबन 8 किलो जूल या राउंड अबाउट इसके बराबर होती है। बेटा 8 या 9 या इतनी मतलब किलो जूल होती है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड से कम होते हैं। अगर आपको कहा जाए भाई इनकी जो है आप तरतीब दें इनकी, तो सबसे ज्यादा आयनिक बॉन्ड होगा, आयनिक के बाद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का तो वो को आयनिक है, कोवेलेंट भी है, उसके अंदर आयनिक भी है, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, उसके बाद मेटेलिक बॉन्ड है, उसके बाद बाकी बॉन्ड्स आ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद वन डार वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको आप कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वन डार वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हो। लिक्विड के दरमियान जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, वो डिपेंड अट्रैक्शन भी करती है, मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, विस्कोसिटी भी इसकी डिपेंड करती है अट्रैक्शन पे, उसका जो सरफेस टेंशन है वो भी अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होती है वेपर्स में तब्दील करना वो भी अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। अगर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी तो उसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। शायद क्वेश्चन भी आया था आपका इसके अंदर, हीट ऑफ वेपोराइजेशन का क्वेश्चन भी है कि किसकी शायद हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा तब पूछा गया था या कम पूछा गया था। तो वो बेटा आपको लिक्विड को अट्रैक्शन से पता चलेगा कि भाई कि किसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, ठीक है। या हीट ऑफ वेपोराइजेशन का बॉइलिंग पॉइंट से भी अंदाजा कर सकते हो, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन स्ट्रांग है, ठीक है, उसको वेपोराइज करने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है। अच्छा, जो ऑर्गेनिक लिक्विड से आप पढ़े, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर आए हो, उसमें एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट याद होगा आपको 56 है, मिथाइल अल्कोहल का 64 है, इथाइल अल्कोहल का 78 है, डाइथाइल ईथर का 35 या 36 है। इसका मतलब हीट ऑफ वेपोरेशन किसकी कम होगी, अगर ये 4 दिए जाए आपको या 5 दिए जाए तो डाइथाइल ईथर की कम होगी। अगर उसके साथ वाटर दिया जाए तो वाटर की हीट ऑफ वेपोरेशन ज्यादा होगी, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, इनमें से ज्यादा है सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बेटा सारी लिक्विड की प्रॉपर्टीज हैं, ये डिपेंड करती हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पे, एक मॉलिक्यूल और दूसरे के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये अच्छा, उसके बाद
अब आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब है एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये लिक्विड की प्रॉपर्टी डिपेंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे करती हैं। जो आगे हमने पढ़ना है बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है, जो आगे हमने पढ़ना है वेपर प्रेशर, आगे सपोज करते हैं, और विस्कोसिटी सरफेस शायद इसके अंदर नहीं है सिलेबस के अंदर, मगर थोड़ा ब्रीफली इनको भी पढ़ लेंगे हम। मगर ये सारी लिक्विड की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा देखो इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब विद इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। क्योंकि हम अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है, और विद इन मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, मॉलिक्यूल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। कुछ कंपाउंड ऐसे ना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिस तरह 2 नाइट्रोफिनोल है, 2 नाइट्रोफिनोल के अंदर विद इन मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जिसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ना है वो है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, इसके अंदर एक काइनेटिक थ्योरी भी है, चलो वो भी मैं पढ़ा लेता हूं। अभी पढ़ा था हमने काइनेटिक थ्योरी के बारे में। बेटा लिक्विड की जो काइनेटिक थ्योरी है वो उसकी रिलेटेड है ट्रांसलेशन मोशन से, क्योंकि लिक्विड में और गैस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशन मोशन से ही मेजर होती है। तो लिक्विड के अंदर ट्रांसलेशन मोशन क्या होती है? कम होती है, किसके मुकाबले में? गैस के मुकाबले में। इसलिए लिक्विड की जो ट्रांसलेशन वो अपने काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या होगी? कम होगी। बेटा लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या है? कम है। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी तो मोशन से रिलेटेड है बेटा। अब देखो किसके अंदर ज्यादा मोशन है, हम कहेंगे इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस में ज्यादा है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, मॉलिक्यूल्स ड्यू टू स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कहते हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, है मिनिमम मूवमेंट, और मिनिमम मूवमेंट होती है, और मिनिमम कोलियन, कोलियन भी कम होती है, ठीक है। लेट्स कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वाटर। वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर, मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लो काइनेटिक एनर्जी। बस यही है कि लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी लो होती है, क्योंकि बेटा काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड मोशन से है बस। अगर मोशन ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और वो ज्यादा मोशन किसके अंदर होती है? नॉर्मली सबसे ज्यादा किस में होती है? गैस के अंदर होती है, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी गैस की। तो अब आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। बेटा इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब है एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान। अब देखो एक तो होती है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, बेटा ये होती है पोलर मॉलिक्यूल्स में। देखो डायपोल डायपोल जो इंटरेक्शन होगी ना, वो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। जो मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं ना, उनमें एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। देखो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन किसके दरमियान होगी बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी आपको वन बाय वन पढ़ाता भी जाता हूं साथ साथ। बेटा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ठीक है पॉजिटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव पोल ऑफ अदर मॉलिक्यूल। बेटा एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल होगा और दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल। जैसे HCl है, HCl आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो बॉन्डिंग है बेटा हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान है। देखो बेटा HCl में जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान है, और आपको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है, वो क्लोरीन शेयर पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाती है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। पता होगा आप लोगों को, क्योंकि HCl में बेटा हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ये शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और शेयर पेयर को ज्यादा कौन अट्रैक्ट करेगा? क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है, वो शेयर पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अच्छा अब देखो ये दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इनके दरमियान अब देखो इसका पॉजिटिव पोल इसका नेगेटिव पोल, इनके दरमियान देखो बेटा एक फोर्स अट्रैक्शन पैदा होगी, जिसको क्या कहते हैं हम? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या कहेंगे बेटा? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है, मतलब एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल दूसरे का नेगेटिव पोल। या मिथाइल क्लोराइड में देख लो, ये मिथाइल क्लोराइड है, अब इसमें हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगी? चार्ज पॉजिटिव होगी, इस पर नेगेटिव होगी। तो इनके दरमियान भी बेटा अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल दूसरे का नेगेटिव पोल। तो मिथाइल क्लोराइड है बेटा, मिथाइल क्लोराइड में भी, मिथाइल क्लोराइड भी पोलर है, उनमें भी क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल और दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल के दरमियान एक अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, ठीक है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। बेटा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये पोलर ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एक्चुअली समझे हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह ही है बेटा, मगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन मॉलिक्यूल्स में पैदा होती है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डेड हो किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, मैं बता दूंगा आपको, ये इसको हम क्या कहेंगे? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक्चुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, मगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन मॉलिक्यूल्स में होती है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो यह डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कि बेटा एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल के दरमियान। अब आते हैं आयन डायपोल। बेटा आयन और डायपोल, आयन डायपोल फोर्सेस। आयन होगा, आयन को कौन अट्रैक्ट करेगा? बेटा जो आयन होगा, आयन को पोलर मॉलिक्यूल जो अट्रैक्ट करता है। देखो तो दूसरी ये फोर्स एक होगी डायपोल डायपोल। डायपोल का मतलब है बेटा एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल और दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल, ये पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान पैदा होती है। जो मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं बेटा, उन पोलर मॉलिक्यूल्स में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल और दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस इंटरेक्शन को क्या कहते हैं? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। ये पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल होते हैं, जैसे HCl है, मिथाइल क्लोराइड है, इनके अंदर ये इंटरेक्शन होती है। एग्जाम्पल भी ये दो ही दिए गए हैं इसके अंदर, ठीक है। और जिनकी वजह से क्या होता है, अगर ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगी बेटा, ये जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन पे हैं, मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी, अच्छा हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी, इसके अलावा बाकी जो लिक्विड की और प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड करती ही किस पे हैं, या वेपर प्रेशर भी ये डिपेंड करता ही अट्रैक्शन पे है। जितनी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी बेटा, जितनी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी,
उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है, उतना हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगी और उतना वेपर प्रेशर लो होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो आपको मैंने पहले लिखवा दिया था। अब आते हैं सेकंड, बेटा आयन डायपोल फोर्सेस। इसका मतलब है जो आयन होगा, बेटा आयन होगा वो किसको अट्रैक्ट करेगा, पोलर मॉलिक्यूल। आयन और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरेक्शन होगी, जो आयंस हैं और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान बेटा इंटरेक्शन होती है, जैसे NaCl है, Na अलग होगा Cl। अब वाटर का मॉलिक्यूल इनके आयन के साथ इंटरेक्ट करेगा। बेटा देखो, वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, इन आयन के साथ इंटरेक्ट करेगा, इन आयन को घेरे लेगा, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, जो हमने पढ़ा था हाइड्रेशन के अंदर, ठीक है। वो तो टॉपिक हाइड्रेशन का हो जाता है, मगर इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई भी आयन, बेटा कोई भी आयन किसी पोलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा, कोई भी आयन होगा जो पोलर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। तो अब देखो इसमें ये जो क्लोराइड है या सोडियम है, सोडियम है, सोडियम के साथ इंटरेक्ट कौन कर रहा है, वाटर, वाटर का नेगेटिव पोल। इधर भी सोडियम है, सोडियम के साथ इंटरेक्ट कौन कर रहा है, वाटर का नेगेटिव पोर्शन। तो बेटा पॉजिटिव आयन के साथ कौन इंटरेक्ट कर रहा है, वाटर का नेगेटिव पोर्शन। तो ये इंटरेक्शन होगी आयन, अच्छा इस तरह नेगेटिव आयन, ये जो नेगेटिव आयन होगा इसके साथ वाटर का पॉजिटिव पोर्शन इंटरेक्ट करेगा। तो ये बेटा इंटरेक्शन पैदा हो जाएगी। देखो आयन, बेटा इंटरेक्शन किसके दरमियान है, आयन है और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहेंगे हम, बेटा इस तरह की इंटरेक्शन को कहेंगे आयन डायपोल फोर्सेस, ठीक है बेटा, आयन और डायपोल फोर्सेस, मतलब आयन और दूसरा किसके दरमियान है बेटा, डायपोलर फोर्सेस के दरमियान, मतलब आयन और के साथ वाटर अटैक करेगा, या आयन के साथ ACl भी इंटरेक्शन कर सकता है, या आयन के साथ कोई और पोलर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट कर सकता है। मतलब आयन और पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होगी इसको कहते हैं आयन पोलर, ठीक है, इंटरेक्शन, आयन डायपोल इंटरेक्शन। अब आते हैं इसके बाद जो अट्रैक्शन है वो बेटा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, मतलब एक मॉलिक्यूल पोलर होगा, बेटा एक मॉलिक्यूल पोलर होगा और दूसरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। मतलब एक मॉलिक्यूल पोलर है, उनमें तो पोल्स हैं, मगर वो जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो नॉन पोलर के अंदर पोलरिटी को इंड्यूस कर देता है। बेटा जो पोलर मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा नॉन पोलर के साथ, और इंटरेक्शन नॉन पोलर के साथ करेगा तो उसको भी टेम्परेरी, इसको भी पोलर बना देगा, और उसके अंदर भी डायपोल मूवमेंट, डायपोलर जो है डायपोल इंड्यूस हो जाती है, मतलब वो शॉर्ट टाइम के लिए इंड्यूस हो जाएगी उसके अंदर, उनके अंदर उसको भी वो पोलर बना लेता है और फिर उसके साथ इंटरेक्शन भी करता है वो। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, उस तरह की इंटरेक्शन को क्या कहते हैं बेटा, डायपोल इंड्यूस्ड, डायपोल है इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। तो बेटा इसके बाद थर्ड जो है वो है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है, मतलब डायपोलर है
एक डायपोलर मॉलिक्यूल है जो क्या कर देता है, पोलरिटी को इंड्यूस कर देता है। किसके अंदर? नॉन पोलर के अंदर। देखो नॉन पोलर के अंदर पोलरिटी को इंड्यूस कर देता है, उसके साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अगर सपोज करते हैं, देखो एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसके HCl है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ये HCl इंटरेक्ट करता है ऐसे मॉलिक्यूल के साथ जो बेटा नॉन पोलर है, जो क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, नॉन पोलर का मतलब है सपोज करते हैं हाइड्रोजन है या और कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन करेगा। अच्छा, इंटरेक्शन करने से क्या होगा, तो इसका ये जो नेगेटिव पोल है बेटा, इसका नेगेटिव पोल जब इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो इनके इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब ये जो क्लोराइड आयन है, जो इसका नेगेटिव पोर्शन है, इसका नेगेटिव पोल इसके साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो क्या करेगा, इसके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शिफ्ट कर देगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे पोल की तरफ। बेटा जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, किसकी तरफ जाएंगे, इसकी तरफ जाएंगे अगले एटम, तो इसके ऊपर थोड़ी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और ये इसको अट्रैक्ट करने लगेगा। मतलब सपोज कहते हैं HCl, बेटा ये नेगेटिव पोल है और ये पॉजिटिव पोल है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गई। ठीक है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इधर धकेलेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव पोल चार्ज आ जाएगी, इसके ऊपर चार्ज आएगी, पॉजिटिव आएगी पार्शियल, तो उसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। मतलब नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल होगा बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिस तरह H2O2 Cl2 Br2 या और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर एक किस्म की पोलरिटी इंड्यूस हो जाती है, उनको भी ये पोलर बना लेता है। किसकी वजह से, इंटरेक्शन की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगी, इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी, इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, रिपेल करेगी। और रिपेलेशन से क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे पोल की तरफ, दूसरे एटम की तरफ। ठीक है, तो एक एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगी थोड़ी सी, और दूसरे एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगी, तो उनके दरमियान क्या होगा, एक इंटरेक्शन पैदा हो जाती है। किस्म क्या, एक टेम्परेरी पोलर बन जाता है। बेटा हाइड्रोजन भी क्या बन गया, एक टेम्परेरी पोलर बन गया, या दूसरे जो मॉलिक्यूल्स होंगे जो नॉन पोलर होंगे वो भी टेम्परेरी वो पोलर बन जाते हैं, और उनके दरमियान क्या होगी, एक किस्म की इंटरेक्शन पैदा हो जाती है। तो उसको क्या कहेंगे हम, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। का मतलब है एक पोलर मॉलिक्यूल, बेटा एक पोलर मॉलिक्यूल है जो नॉन पोलर के अंदर पोलरिटी को इंड्यूस कर देता है। किसकी वजह से, नेगेटिव पोल की वजह से। क्योंकि जो पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पोल है जब वो इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, नॉन पोलर के साथ, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर देगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, एक साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, तो एक पॉजिटिव पोल बन जाएगा टेम्परेरी, एक बनेगा नेगेटिव पोल। ठीक है, तो फिर क्या करेगा, इसका नेगेटिव पोल क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल को पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो बेटा ये किस्म की वीक फोर्सेस होती हैं, ये क्या है, एक वीक फोर्सेस होती हैं। ठीक है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब है पोलर मॉलिक्यूल जो होता है वो नॉन पोलर के साथ इंटरेक्ट करके इसको भी, उसके अंदर भी पोलरिटी को इंड्यूस कर देता है। तो इस टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहेंगे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, तो अच्छा कल इंशाल्लाह, कल तो आपका टेस्ट है, परसों जो है